नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विद जीएनपी में, जो कि है आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज हम 8 जनवरी के पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराया जाएगा और इसमें आपको एडिशनल थ्योरी मिलेगी, जिससे कि आपकी साइंस की थ्योरी का पार्ट भी कवर हो जाए और आपको अलग से कहीं थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी तरह की आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है, जिससे कि मुझे अप्रिसिएशन मिले। तो आपका टाइम ना खराब करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए अभिकारकों के समुच्चय पर विचार कीजिए। Al2SO4, एक्वा एंड जिंक। अब इसमें क्या है कि अभिकारकों पर बताना है कि कौन सी अभिक्रिया होगी। तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की टेबल याद होनी चाहिए। यहाँ से देखते हैं इसको। अब क्या क्या है इसमें, एल्यूमिनियम, कॉपर आयरन एंड कॉपर जिंक। तो क्या है कि एल्यूमिनियम है जो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये तो इसको विस्थापित करेगा नहीं, तो यह अभिक्रिया भी नहीं होगी। एल्यूमिनियम आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये भी इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, लेकिन कॉपर सल्फेट आयरन के साथ क्रिया करके आयरन सल्फेट बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉपर सल्फेट जिंक के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी इसका राइट आंसर। कंसेप्ट, अब धातु सक्रिय श्रृंखला उन सक्रियताओं के अवरोही क्रम में व्यवस्थित धातुओं की एक सारणी है, जिससे कि सीरीज के रूप में भी जाना जाता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तत्वों के रूप में वे प्रकृति में कभी भी मुक्त तत्वों के रूप में नहीं पाई जाती। सक्रिय श्रृंखला के निचले भाग में धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। इनमें कुछ धातुएं पृथ्वी की परपटी में प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि नेचुरल स्टेट में पाई जाती हैं। एक विस्थापन यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होती है जब एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है, यानी कि डिस्प्लेस किया जाता है। जब एक तत्व परमाणु यौगिक में दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित करता है, रिप्लेस करता है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया होती है, जैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। एक धातु केवल दूसरी धातु का स्थान ले सकती है और एक अधातु दूसरी अधातु का स्थान ले सकती है। अन्य तत्व को केवल उस यौगिक से अधिक अभिक्रियाशील तत्व द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जैसे कॉपर सल्फेट आयरन के साथ क्रिया करके आयरन सल्फेट बना लेकर कॉपर को रिलीज कर देता है। इसी टाइप से कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को रिलीज कर देगा। अब ये टेबल, इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड कार्बन। ये जो ऊपर जो सीरीज है ये मोस्ट रिएक्टिव है और जैसे जैसे नीचे जाती है लीस्ट रिएक्टिव हो जाती है। तो अब इसमें देखिए एल्यूमिनियम है जो जिंक और आयरन से ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करता है इसके साथ, लेकिन कॉपर जिंक के साथ कर लेता है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स एक विद्युत का कुचालक है, ऑक्सीजन में जलकर एक गैस उत्पन्न करता है, तो जल में घुलनशील और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो सबसे पहले तो नीले लिटमस को लाल करता है वो होगा एसिड। एसिड कौन बनाते हैं? एसिड बनाते हैं नॉन मेटल, जब जल से क्रिया करते हैं तो वह एसिड बनाते हैं, और मेटल है जो बेस बनाते हैं। तो पहले तो हमें ये 2 पॉइंट क्लियर होने चाहिए, जिससे कि आप आंसर को अच्छे से एनालाइज कर पाए। अब कार्बन है, कार्बन ना तो मेटल है ना ही नॉन मेटल है, ये है मेटलोइड, तो ये तो होगा नहीं। नाइट्रोजन है, ये मेटल है और ये जल से क्रिया करेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम है, ये भी MgOH का होल्क्वाइज बनाएगा, तो ये भी नहीं होगा। सल्फर, सल्फर इसका राइट आंसर। सल्फर एक अधातु होती है। सल्फर ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति त्यागने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। एक तत्व जो आयन में परिवर्तित होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने, विद्युत आवेश उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त रिक्त स्थान होना चाहिए, यानी कि
इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए उनके पास प्लेस होगा तो ही वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। जब सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सल्फर डाई गैस उत्पन्न होती है। इसके अलावा SO2 को जल के साथ क्रिया करते हैं तो सल्फ्यूरस बनाता है और सल्फ्यूरस फिर जल के साथ क्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है H2SO4, जिसे बैटरी का एसिड भी कहा जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लराज भी कहा जाता है। सल्फर के इलेक्ट्रॉन बहुत कसकर बंधे होते हैं, हिल नहीं सकते, जिससे कि अधिक विद्युतरोधी बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक विरंजक कारक के रूप में कार्य करती है क्योंकि जल की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नवजात हाइड्रोजन निकलता है और रंगीन पदार्थ अपचयित होकर रंगीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। गैसीय नाइट्रोजन यौगिक का वर्षा द्वारा मृदा में जाना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना। जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। पौधे नाइट्रोजन यौगिक को अवशोषित कर लेते हैं। पशु पौधों को ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन के यौगिक शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। तो इसके राइट आंसर के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का जो चक्र है वो कैसे होता है? सबसे पहले जब बिजली आकाश से बिजली गिरती है तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराती है। टकराने के बाद क्या होगा कि वो अपने अर्थ में आएगी। तो अर्थ में आने के लिए वो गैसीय नाइट्रोजन में चेंज हो जाती है और गैसीय नाइट्रोजन में चेंज होने के लिए क्या होता है कि बारिश, बिजली जब कड़कती है, टकराती है तो बारिश होती है। तो गैसीय नाइट्रोजन यौगिक का वर्षा से मृदा में चली जाएगी। मृदा में जाने के बाद उसे क्या होगा, पेड़ पौधे उसे अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद जो जानवर पेड़ पौधों को ग्रहण करते हैं तो नाइट्रोजन यौगिक शरीर से बाहर यानी कि अमोनिया के रूप में, जो एनिमल्स होते हैं वो अमोनियोटैलिक होते हैं, सॉरी यूरियोटैलिक होते हैं, तो अमोनिया के रूप में यूरिया का सिक्रीशन करते हैं। यूरिया का सिक्रीशन करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है वो गैसीय नाइट्रोजन में चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। यहाँ देखिए, बिजली वायुमंडलीय नाइट्रोजन पर हमला करती है। उसके बाद गैसीय नाइट्रोजन यौगिक वर्षा द्वारा मृदा में चले जाते हैं। पादप नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद जंतु पादप को खाते हैं, नाइट्रोजन यौगिक का उत्सर्जन करते हैं। फिर जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन के यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में चेंज कर देता है। इनकी जो मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन को गैसीय नाइट्रोजन में चेंज करने के लिए वो होते हैं राइजोबैक्टीरिया, तो वो इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन की पूरी डिटेल थ्योरी है, इसको आप PDF से करना। क्वेश्चन नंबर 4, भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति जांचने के लिए जो रसायन डाला जाता है वो क्या है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्रोटीन के लिए जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, वो बाईयूरेट प्रोटीन टेस्ट होता है। स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट होता है। तो जो इसमें जो केमिकल यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट से बना बायूरेट अभिकर्मक प्रोटीन का पता लगाने में मदद करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। ये ब्यूरेट टेस्ट का थ्योरी है, इसको थोड़ा सा आप PDF से देखना। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि की उच्चता उसके आयामों में क्या संबंध है? यानी कि ध्वनि की जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड से क्या रिलेशन रखती है? तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर में। ध्वनि की उच्चता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। उदाहरण के लिए आयाम दुगना हो जाता है तो उच्चता के कारक से बढ़ जाता है, यानी कि क्या होगा, ये इंटेंसिटी है और ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का मान डबल हो गया तो ये 4a² हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्तंभ में सौरमंडल सदस्यों का मिलान स्तंभ B में उनके गुणधर्मों से करना है। तारारूप जिसे एस्ट्रॉइड बोला जाता है, धूमकेतु, उल्कापिंड और उपग्रह सैटेलाइट। तो एस्ट्रॉइड होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं एस्ट्रॉइड। धूमकेतु, हेली धूमकेतु जो एक तारा होता है, लंबी पूंछ वाले आकाशीय पिंड होते हैं। तो हेली धूमकेतु 1986 में देखा गया था पहले।
तो 76 ईयर पहले, तो अभी जब देखा जाएगा तो इसको 76 से ऐड करके आप देख कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है उल्का पिंड। पहले हम सैटेलाइट देखते हैं। सैटेलाइट होता है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, छोटे पिंड होते हैं जो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो नेचुरल सैटेलाइट आर्यभट्ट ने जो छोड़ी थी, तो वो होती है पृथ्वी के पिंड के चारों ओर की दूरी पर चक्कर लगाने वाले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ देखिए तारा रूप एस्ट्रॉइड जिसे बोला जाता है, जो मार्स और बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर के मिड में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो धूमकेतु चमकदार शीश लंबी पूंछ वाले आकाश में पिंड होते हैं, उल्का पिंड होते हैं जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, यानी कि कुछ पार्ट होते हैं जो टूटकर हमारे इन्वायरमेंट में गिर जाते हैं। सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर एक नजदीकी दूरी पर चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिसका आपको डिटेल में थ्योरी दिया हुआ है जिससे कि आपका पूरा कवर हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता? तो नींबू का रस, शर्करा का विलयन, कास्टिक सोडा, साधारण नमक। अब नींबू का रस है, इसमें ये एसिटिक, नींबू के रस में सिट्रिक एसिड होता है, H+ रिलीज करता है, तो ये तो विद्युत का चालन करेगा। कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी H+ आयन रिलीज करता है। और साधारण नमक NaCl में तो इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होती है, तो बचा शर्करा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली के आरंभिक बिंदु से बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक 4000 किलोमीटर और 3 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद यह पाठ्यांक 4150 किलोमीटर दर्शा रहा है, तो बस की औसत चाल। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी हो गई 150 किलोमीटर और टाइम हो गया 3 आवर, तो स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 18×3 = 2 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 13.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब इसमें इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो आप। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से, यानी कि ये छोटी यूनिट है तो उसको छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना होता है तो 18/5 से करेंगे। बड़ी यूनिट बनाने के लिए बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ABC और C के 3 प्रकार, मृदा के 3 प्रकार है जिससे लक्षण नीचे दिए गए हैं। गेहूं की फसल उगाने के लिए इनमें से कौन सी मृदा सबसे उत्तम है? तो बड़े कणों की संख्या, अधिक संख्या होगी तो क्या होगा कि अगर जैसे रेत होती है उसमें पानी कम रिसता है, तो वो तो मृदा के लिए यूजफुल है नहीं फसल उगाने के लिए। महीन कणों की संख्या, अगर पार्टिकल छोटे छोटे हैं तो पानी का रिसा वो ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा। एंड बड़े महीन कणों की संख्या अगर लगभग समान है तो मध्यम आकार की होती है। तो ये तो हो गई लेटेराइट सोइल, ये हो गई डोमट सोइल, तो बी और सी राइट आंसर। गेहूं की सर्वोत्तम उपज के लिए जल धारण करने वाला गुण उच्च और मध्यम होता है, जिससे बड़ी संख्या में महीन बड़े कण गुण होते हैं जो संख्या में समान होते हैं। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक हो तो वह रेतीली मृदा कहलाती है, और यदि सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है तो चिकनी कहलाती है, और यदि बड़े और महीन कणों की संख्या लगभग समान हो तो दोमट कहलाती है। ये मैंने यहाँ पॉइंट शायद उल्टा बोल दिया, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये तो हो जाएगी दोमट, ये हो जाएगी चिकनी, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे होते हैं, चिकनी मिट्टी में पानी का रिसाव ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्न जीव विभिन्न अंगों द्वारा श्वसन करते हैं। स्तंभ ए में दिए गए जीवों के स्तंभ बी में दिए गए श्वसन और उनके अंगों को मिक्स करने, तो मेंढक, केचुआ, तिलचट्टा, मछली। अब जो फिश होती है वो
सांस लेने के लिए गिल्स का यूज करती है, गिल्स होती है क्लोम। मेंढक, मेंढक के पास लंग्स होते हैं, तो ए के साथ हो जाएगा 4 और डी के साथ हो जाएगा 1। तो इसमें देख लो, ए के साथ 4, डी के साथ 1। बी केचुआ, जिसे अर्थवॉर्म बोला जाता है, तो वो स्किन से सांस लेता है, और तिलचट्टा ये श्वास नली यानी कि ट्रैकिया जिसे बोलते हैं। सी में सेकंड, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब यहाँ इसको हिंदी में थोड़ा इसके नाम टफ होते हैं, इसलिए इंग्लिश भी ऐड की हुई है। फ्रॉग, लंग्स से सांस लेंगे, अर्थवॉर्म, मोस्ट स्किन, कॉकरोच, ट्रैकिया, फिश, गिल्स। अब इसकी डिटेल्स हो रही है, इसको आप थोड़ा सा देखना पीडीएफ से। क्वेश्चन नंबर 11, वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ये नहीं पूछा है। एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम हम ये गलती कर देते हैं, ये नहीं देखते जल्दबाजी में। वन मृदा के अपरदन को रोकते हैं, यानी कि ज्यादा जो पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा कि मिट्टी कम खराब होती है, अपरदन कम होता है, तो ये ऑप्शन सही है। वन अपने आसपास के क्षेत्रों को अच्छी वर्षा में सहायक होते हैं। जितने ज्यादा पेड़ लगाते हैं उतनी ज्यादा वर्षा होती है। अमेजन फॉरेस्ट हो देख लो, या फिर जो वेस्ट बंगाल में सुंदरवन फॉरेस्ट है, वहाँ पे जो में ज्यादा वर्षा होने का रीजन होता है क्योंकि वहाँ पे जंगल अधिक पाए जाते हैं, पेड़ अधिक होते हैं। तो ये वाला भी राइट हो गया। वन जलवायु जल चक्र वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव डालते हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि पेड़ ज्यादा होंगे तो बारिश अधिक होगी, तो जलवायु भी चेंज होती रहेगी। वन वृक्ष वनस्पति की सबसे ऊपरी और झाड़ सबसे निचली परत बनाते हैं, ये ऑप्शन रॉन्ग है। देखिए, वन भूमि को कटाव से बचाते हैं, ये सही क्यों है? वन जंतुओं जीने और जीवित रहने के लिए वनों की जरूरत होती है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए पृथ्वी की सतह पर जल बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। वृक्षों की जड़ें मृदा को मजबूती से पकड़ती है, वायु और जल को मृदा को नष्ट होने से रोकती है। वनों की उपस्थिति भूमि का समग्र गुणवत्ता में सुधार करती है। वन पड़ोसी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा लाने में मदद करते हैं। वन आसपास की हवा को ठंडा रखने, बारिश लाने में मदद करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वनों के विविध प्रकार के पादप और वृक्ष होते हैं। पादपों प्रतिदिन वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल के रूप में वातावरण में खोते हैं। प्रत्येक दिन एक वृक्ष 30 लीटर से अधिक जल खो देता है। वन वातावरण में बड़ी मात्रा में जल छोड़ते हैं, इससे वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, नमी मोस्ट, जिससे अधिक बार बारिश होती है। वन जलवायु चक्र गुणवत्ता को प्रभावित कैसे करते हैं? वन जलवायु परिवर्तन जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे लोगों का ताजा वायु प्रदान करते हैं। वन क्षेत्रों का जलवायु जल चक्र वायु गुणवत्ता सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वृक्ष हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता जलवायु दोनों में सुधार आता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जल चक्र में सुधार होता है। अब वन वृक्ष में सबसे ऊपर होते हैं और झाड़ियां वनस्पति में नीचे होती है, ये रॉन्ग होने का रीजन। वनों में सबसे ऊपर की परत वृक्ष से बनती है, दूसरी झाड़ियों से बनती है, और सबसे निचली परत जड़ी बूटियों से बनती है। क्वेश्चन नंबर 12, ऊंटों को रेगिस्तान की परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूल मदद करते हैं। उनकी टांगें लंबी होती, ये सही है। वे मूत्र का त्याग करते हैं बहुत ज्यादा, ये ऑप्शन रॉन्ग है। पसीना बहाते हैं, ये भी गलत है। उनकी लीद आर्द्र है, ये भी गलत है। अब एक मैं आपको लॉजिक बताती हूँ कि जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान में इजीली चल क्यों पाता है, क्यों? रीजन होता है उसका प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A। तो उसके जो तलवे होते हैं उनका एरिया चौड़ा होता है, जिससे एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कि उनकी जो बॉडी होती है वो रेगिस्तान में प्रेशर कम डालती है, जिससे वो इजीली चल पाते हैं। तो इसको थोड़ा आप याद रखिएगा। ऊंटों के कई अनुकूलन होते हैं, उन्हें रेगिस्तान में जीवित रहने में मदद करते हैं। ऊंटों में निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। खुरों को एक बड़े तलवे से ढका गया है, जिससे गर्म चिकनी रेत के माध्यम से आगे बढ़ने की अनुमति देता है। शरीर को रेत की गर्मी से दूर रखने के लिए ऊंट के पैर लंबे होते हैं। सूखे गोबर के माध्यम से शरीर में बहुत कम जल को स्रावित करते हैं। कुबड़ा वसा से भरे संचय पात्रों के रूप में कार्य करके ऊंटों को रेगिस्तान में जीवित रहने में मदद करते हैं। इस भोजन का उपयोग तब किया जाता है जब ऊंट के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। जल एक विशिष्ट खंड अंग के बजाय पूरे शरीर में समान रूप से वितरित किया जाता है। उनके पास एक मोटा केश कोट होता है जिसे धूप से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 13,
स्तंभ ए में दिए गए इस ग्रंथियों के नाम का मिलान करके अनियमित रूप से कार्य करने के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितियों से कीजिए स्तंभ बी में दी गई है। थायराइड, अग्नाशय जिसे पैनक्रिया बोला जाता है, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनलिन ग्लैंड, पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या होता है थायराइड। अब थायराइड होता है आयोडीन की कमी से, तो आयोडीन की कमी से गोइटर रोग हो जाता है जिसे घेंगा बोला जाता है। ए में हो गया थर्ड पैनक्रियाज। अग्नाशय में क्या होता है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। बी में फर्स्ट, अब जो इंसुलिन होता है वो पैनक्रियाज की बीटा सेल में पाया जाता है। एड्रिनलिन ग्लैंड जिसे करो या मरो भी बोलते हैं, तो यानी कि तनाव और क्रोध के लिए होता है। सी में ऑप्शन सेकंड। और डी पिट्यूटरी जो प्रेरक वृद्धि यानी कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है, तो डी में ऑप्शन 4। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। अब ये इसकी थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब आप पीडीएफ से देखना। और एक पॉइंट और, जो पीनियल ग्लैंड होती है उसको थर्ड आई बोला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बन के आता है थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो होती है पीनियल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 14, यीस्ट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये भी हो गया, इसमें बोल रहे हैं रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। यीस्ट एक कोशिकीय है, तेजी से गुना करके नई यीस्ट बनाता है, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकता है, यीस्ट विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। तो ये यीस्ट विखंडन के द्वारा प्रजनन नहीं करता, ये बडिंग करता है, यानी कि बडिंग होता है कि एक ही सेल से बहुत सारी कोशिकाएं बना लेना। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ये एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है, ये सही है। तेजी से गुना करके नई यीस्ट बनाता है, यानी कि बडिंग करता है, तो CO2 गैस उत्पन्न करता है, फर्मेंटेशन जिसे बोला जाता है, लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकता है, ये भी ठीक है। एकल कोशिका होता है, यीस्ट सुकेंद्रीय एकल कोशिका वाले एक कोशिका वाले जीव सूक्ष्म जीव है जो कवक जगत से संबंधित है, यानी कि कवक फंगस। यह प्रोटीन और विटामिन विशेष रूप से बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में उच्च है। उनके यीस्ट का आकार ये 0.075 mm और कई रूपों में आकृति में होता है। श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। किडविन के दौरान वृद्धि माध्यम में शर्करा का उपयोग करके अवायवीय श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल में परिवर्तित करके तेजी से प्रजनन करता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के में कार्बोनेट का टूटना और लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकता है। सूखा यीस्ट मरता नहीं है, बस निष्क्रिय होता है, अंततः मर जाएगा क्योंकि अनिश्चित काल तक निष्क्रिय नहीं रह सकता, लेकिन बहुत लंबे समय तक निष्क्रियता में जीवित रह सकता है। यीस्ट को गर्म जल खाने के लिए भोजन मिल जाएगा तो सक्रिय हो जाते हैं। जैसे ही वे शर्करा खाते हैं तो भोजन के लिए तोड़ते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। विखंडन द्वारा प्रजनन, ये ऑप्शन रॉन्ग क्यों है। विखंडन यीस्ट का प्रजनन नहीं करता। यीस्ट अलैंगिक रूप में प्रजनन करने वाला जीव है, कुछ शर्तों को पूरा होने पर ही प्रजनन करता है। प्रक्रिया के माध्यम से प्रजनन करता है जिसे मुकुलन यानी बडिंग कहा जाता है। अलैंगिक प्रजनन का तरीका है जिसमें एक से अधिक कलियां उत्पन्न होती है जो शुरू में मूल कोशिका से जुड़ी होती है और अंततः नए स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में विकसित होने के लिए अलग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कागज के एक टुकड़े को जलाकर राख में परिवर्तित होना एक रासायनिक रिएक्शन है, ये सही है। टुकड़े का जलना अनुत्क्रमणीय, यानी कि जलाने के बाद क्या होगा कि वापस से कागज तो नहीं बना सकते, तो ये ऑप्शन भी सही है, तो ये इसकी सही व्याख्या करता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने की प्रक्रिया को दहन कहा जाता है, जो केमिकल रिएक्शन में आती है। ऐसा इसलिए होता है जब हम कागज को जलाते हैं तो दहन अभिक्रिया से गुजरता है। अभिक्रिया के दौरान पदार्थों की स्थिति ठोस से द्रव से गैस में चेंज हो जाती है। जलते हुए कागज को रासायनिक परिवर्तन माना जाता है क्योंकि जलने के बाद कागज राख में चेंज हो जाता है, गैस का धुआं उद्विकसित होता है। श्वेत पत्र को जलाया जाता है तो गैसों को निकलते भूरी काली राख में परिवर्तित हो जाता है। ये स्टेटमेंट बन के आता है क्वेश्चन। जब उत्पाद बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया के अधीन किया जाता है तो अभिक्रिया ऊर्जा को अवशोषित करके उत्पाद बनाकर ऊर्जा निकाल कर होगी। रासायनिक परिवर्तन अनुक्रमणीय होते हैं, यानी कि रिवर्सिबल नहीं होते। जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होते हैं, दोनों दिशाओं में चलने वाले।
क्वेश्चन 16, एक द्रव में विद्युत धारा के प्रवाह को जांचने के लिए टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। संरक्षित का बल्ब नहीं जला। दो कथनों में कौन सा अवलोकन व्याख्या कर पाए, यानी कि जब हम एक परिपथ बनाते हैं तो क्या होता है कि उसमें सेल लगाएंगे, अगर वो पूरा नहीं होता तो भी बल्ब नहीं जलता, और उसमें धारा कम होती है तो भी बल्ब नहीं जलता। तो ये ऑप्शन दोनों राइट हो जाएंगे। संरक्षित टेस्टर का उपयोग निर्धारित करने के लिए कोई द्रव विद्युत प्रवाह को इसके माध्यम से गुजरने देता है या नहीं। उपयोग करने से पहले हम भी ये चेक कर रहेंगे काम कर रहा है नहीं। अब बिजली की जो उपस्थिति जांचते हैं वो गैल्वेनोमीटर द्वारा जांची जाती है। तो यूनिट एंड डायमेंशन में ये क्वेश्चन बन के आता है, इसको थोड़ा याद रखना। जब संरक्षित के दोनों सिरों के बीच द्रव उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है तो परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जलता है। जब द्रव विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता तो संरक्षित परिपथ टूट जाता है और बल्ब नहीं जलता। भले ही द्रव चालक होता है, संभव है कि कुछ मामलों में प्रकाश नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 17, गेहूं और घास के पादपों में कथन को बताना है। समान प्रकार की जड़ें परंतु पत्तियों में शिराविन्यास भिन्न होते हैं। समान प्रकार की जड़ें पत्तियों में शिराविन्यास समान होते हैं। इसका रीजन होता है गेहूं और घास जो एक बीजपत्री होते हैं, एक बीजपत्री होने के कारण ये समानता रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गेहूं और घास एक बीजपत्री पादप होते हैं। एक बीजपत्री घास और घास जैसे फूल वाले पादप आवृतबीजी। एक तो होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो होता है जिसमें नेकेड सीड होते हैं, यानी कि सीड पे कवरिंग नहीं होती। एंजियोस्पर्म में सीड पे कवरिंग होती है जिसकी वजह से वो बीज और फूल बनाते हैं। तो जो गेहूं है वो एंजियोस्पर्म आवृतबीजी जिसे कहते हैं। इसमें सीड होते हैं, सीड होने के बाद फूल बनेंगे, फूल बनेंगे तो बीज बनेंगे, फूल बनेंगे और फल बनेंगे। इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्योंकि दोनों एक बीजपत्री इसलिए जड़ और पत्ती शिराएं समान प्रकार की होती हैं। एक बीजपत्री पादप पत्तियों में समांतर शिराएं होती हैं, उनकी जड़ें जकड़ा जड़ें होती हैं। द्विबीज पादपों में एकलीय शिराविन्यास होता है, उनकी जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दी गई तालिका में 3 पदार्थ ABC गुणधर्म सूचीबद्ध किए गए। इन पदार्थों में किस पदार्थ का उपयोग घरेलू विद्युत परिपथ में कम विद्युत दर वाले फ्यूज को बनाने के लिए करेंगे। अब जो फ्यूज बनाते हैं उसके लिए जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि उनका अल्प गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। क्योंकि अगर गलनांक कम होगा तो जरा से टेम्परेचर पे क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट होने पर वो जो परिपथ है वो गिर जाएगा। सर्किट लगाते हैं ना, होता है कि जरा सी स्पार्किंग होती है तो सर्किट नीचे गिरने लगता है। और उच्च प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध ज्यादा होगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं होने देता। तो ऑप्शन ये देखते हैं, गलनांक सबसे कम गलनांक किसका है। मैंने बताया था ना कि जो परिपथ होता है वो अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए उसमें। तो टेम्परेचर कम होगा यानी कि सबसे कम गलनांक किसका है, बी का, और प्रतिरोध हाई किसका है, बी का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फ्यूज तत्व के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, कम गलनांक, ओमनीय हानि, उच्च प्रतिरोध, कम लागत और विकर्षण से मुक्त। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन बन के आता है कि फ्यूज के लिए क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो दो जो मेन होती है वो होती है कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट के क्वेश्चन है 3 से 4 इसमें पीवाईपीज में, एक ही पीवाईपीज में 3 से 4 बार आ चुके हैं। तो इसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन के इनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा इस बार पैटर्न चेंज है। कौन सा कथन सही नहीं है, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद रैखिक भी है और गुणात्मक भी। झूले पर झूलते एक बच्चे की आवृत्ति भी है, दोलीय भी। तो कोई गेंद लुढ़क रही है तो पहले तो क्या हो जाती है, गोलीय होती है, फिर रैखिक होती है। तो दोनों ये ऑप्शन ठीक हो गया। और जो कोई झूला झूलता है तो वो इस टाइप से चलता है,
तो ये क्या होगी, आवृत्ति भी और दोलनी भी है। बिजली के पंखे में एक ब्लेड पर अंकित बिंदु की गति वृत्त की। कोई पंखा घूमता है तो सर्कुलर मोशन में घूमता है, ये ऑप्शन भी ठीक है। सिलाई मशीन की सुई गति दोलीय है और रेखिक भी, तो ये तो सिर्फ रेखिक होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जमीन पर लुढ़कने वाली गति रेखिक होने के साथ गुणात्मक होती है, ये सही है। गेंद के द्रव्यमान का केंद्र जमीन पर लुढ़कते समय रेखिक गति प्रदर्शित करता है, जबकि गेंद फ्रेम के केंद्र में गुणात्मक गति प्रदर्शित करती है। इस प्रकार गेंद जमीन पर लुढ़कना रेखिक और गुणात्मक दोनों उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए अपने अनुच्छेद इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया का वर्णन करता है, तो पहचान कीजिए। इंद्रधनुष बनने के लिए क्या होता है, विभजोर बनाते हैं सबसे पहले। तो सूर्य का प्रकाश जब जल की छोटी बूंदों पर पड़ता है तब कुछ किरणें दोनों माध्यम के बीच सतह ए पर गिरती है, यानी कि क्या होता है कि किरणें किसी माध्यम पर गिर रही है तो एक तो अपवर्तन में होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में और विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अपवर्तन कहते हैं। अब क्या होगा, सघन से विरल में जाएगी यानी कि डेंसर टू रेयर जाएगी तो अभिलंब की ओर, विलंब से दूर हो जाएगी। और विरल सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब, सॉरी उल्टा बोल दिया। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल में जाती है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटती है, और जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, ये पॉइंट है। तो जो ऑप्शन ए हो गया वो तो हो गया अपवर्तन। अब आते हैं बी पर। बी रंग सबसे विचलित होता है तो क्या बनता है, विभजोर बनता है, VIBGYOR। तो सबसे ज्यादा विचलित होने वाला होता है बैंगनी, जिसका वेग कम होता है। क्यों होने का रीजन क्या है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है लास्ट में, क्योंकि विभजोर है, ऐसे बनता है VIBGYOR। तो यहाँ से इसकी स्पीड कम हो जाती है तो वेग कम होता है। जबकि डी सबसे कम विचलित होता है, रेड कलर, उसकी आवृत्ति अधिक होती है। तब ऑप्शन देखते हैं इसके। अपवर्तन बैंगनी कलर, न्यूनतम लाल और न्यूनतम। अब जब सूर्य का प्रकाश दो माध्यम की सीमा पर पड़ता है तो अपने सामान्य पथ में मुड़ जाता है, प्रकाश का झुकना अपवर्तन कहलाता है। और यदि सीमा जल के प्रिज्म की छोटी बूंदों की हो तो दृश्य प्रकाश अलग अलग रंगों में हो जाता है, जिसे विक्षेपण कहा जाता है। इनके प्रकाश का अलग अलग रंगों में बिखर जाना विक्षेपण कहलाता है, जिसे डिस्पर्जन बोला जाता है। रंग क्रम लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी, यानी कि VIBGYOR। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये थे आज के क्वेश्चंस। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें कि आपको कंटेंट कैसा लगा, जिससे मुझे अप्रिसिएशन मिले।